साथियों, आज जहां लोकतंत्र खतरे में है वहीं संविधान खतरे में है, क्योंकि जो हमारे न्यायपालिका और लोकसभा, राज्यसभा, असेंबली, इसके अंदर भी जिस प्रकार से बिना चर्चा के बिल पास किए जा रहे हैं। अब उदाहरण के लिए लोकसभा में, जो नई लोकसभा है, उनसे कहा गया था साहब इसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वहां दो नौजवान घुसते हैं, कहते हैं हम बेरोजगार लोग हैं, कोई बाहर सुन नहीं रहा है, सदन में कूदते हैं और गैस छोड़ देते हैं। ये तो गनीमत समझिए कि गैस जो था वो नॉन पॉइजनस था। सारिन, SARIN के नाम का एक गैस होता है पॉइजनस, अगर वो छोड़ दिया होता तो उस समय सदन में जितने सदस्य थे वे सब 5 मिनट में बचते भी नहीं। आखिर इतनी बड़ी घटना जो कि टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसके बाद ये बड़ी घटना हुई थी, उस पर विपक्ष ने ये मांग की कि ऐसी घटना के बारे में गृह मंत्री जी या प्रधानमंत्री जी को आके बयान देना चाहिए कि इस तरह से ये सुरक्षा में ये चूक कैसे हुई। क्या ये अनुचित मांग थी? जब टेररिस्ट अटैक हुआ था पार्लियामेंट में, तब अटल जी की सरकार थी, अडवाणी जी गृह मंत्री थे, उन्होंने स्वयं ने बयान दिया था स्वयं, और सारे सदन ने, सारे विपक्षियों ने एकजुट होकर, हम कांग्रेस पार्टी उसमें विपक्ष में थी, हमने उनका समर्थन किया कि हम आपके इस मामले में साथ हैं। लेकिन उसी प्रकार की एक गंभीर घटना के बाद भी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने बयान देने से मना कर दिया सदन में, जबकि सदन चल रहा था। क्या यह लोकतंत्र व्यवस्था के अनुरूप था? क्या न्यायपूर्ण था? क्यों नहीं किया? सदन के बाहर जब सदन चल रहा हो तो किसी भी मंत्री को कोई पॉलिसी डिसीजन पे, इंपॉर्टेंट डिसीजन पे सदन के बाहर वक्तव्य नहीं देना चाहिए। ये प्रोटोकॉल है जिसको पालन पूरे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विश्व में उनका उपयोग किया जाता है, पालन किया जाता है, लेकिन वो नहीं किया गया। टीवी इंटरव्यूज दिए गए, लेकिन सदन के सदस्यों ने जब मांग की तो उनको उठा के बाहर फेंक दिया गया। और उस समय 3 महत्वपूर्ण बिल और एक टेलीग्राफ बिल, जो कि पुलिस बिल जिसे कहा जाता है, जिसकी वजह से ड्राइवरों ने हड़ताल की थी। हिट एंड रन अगर होगा तो ड्राइवर को 10 साल की सजा। क्या यह न्यायपूर्ण था? बिना चर्चा के उसको पास कर दिया गया। इसलिए आज इस पूरे देश में जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, और जो प्रजा लोकतंत्री व्यवस्था में आज उत्पीड़न किया जा रहा है, इन सब बातों को देखकर हम लोग ने चुनाव लड़ा था। अब भाजपा विकसित भारत यात्रा चला रही है। वो तो ऐसा बात कर रहे हैं जैसे कि देश आजाद 2014 के बाद ही हुआ हो। ऐसे योजना बता रहे हैं जो कि पहले कभी चली ना हो। और जितनी भी योजनाओं को वो आज प्रदर्शित कर रहे हैं, उनकी योजना सब कांग्रेस के समय चली हुई। फ्री राशन देने का और सस्ता राशन देने का, कि किसकी योजना थी? फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा अधिनियम कांग्रेस पार्टी लाई। इंदिरा जी के समय से लोगों को आवासीय पट्टे और प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही थी, उसका ये लोग कहते हैं कि हम लाए। इसके बाद जितने भी बांध, पावर स्टेशन, शिक्षण संस्थाएं जो बनी, सब कांग्रेस ने बनाई। कौन सा एक ऐसी संस्थान उन्होंने खड़ी की हो जिसके बारे में हम मोदी जी की तारीफ करें? केवल भाषण, जुमला, और कहते हैं मोदी गारंटी। मोदी गारंटी वो है, कौन सी गारंटी उन्होंने आज तक पूरी की? क्या काला धन वापस आ गया?
क्या विदेशों से काला धन वापस ले आए? उल्टा काला धन विदेशों में चला गया और बड़े बड़े उद्योगपति बैंकों से कर्जा लेकर बाहर चले गए। 12 लाख करोड़ बड़े बड़े उद्योगपतियों ने बैंक से कर्जा लिया, वो माफ कर दिया गया। आज तक जो विदेश में भागे हुए, जिनके ऊपर मुकदमा कायम है, उनको लाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। अब ऐसा हम लोग समझते हैं कि उनको संरक्षण मौजूदा भाजपा सरकार की है। इसी के बाद क्या हमने कभी भगवान राम के मंदिर का विरोध किया? निर्माण का शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख रुपया दिया चंदा, मुख्यमंत्री ने, मैंने 1,11,000 रुपया दिया। क्या मेरा हक नहीं था इसमें? हम कोई इसको भगवान राम के मंदिर के खिलाफ है? अरे मध्य प्रदेश का तो सौभाग्य है कि राम राजा ओरछा में विराजते हैं, और वो राम राजा जिसके बारे में मान्यता है आज भी अयोध्या में कनक भवन हमारा मंदिर है, महाराज ओरछा का बनाया हुआ, कि राम राजा यहां पधारते हैं दिन में और शयन करने के लिए वहां जाते हैं। हम उस प्रांत के लोग हैं, और ओरछा में मैं जब भी गया हूं राम राजा के दर्शन करके ही निकला हूं। मैं अयोध्या में गया था, मैं जब बाबरी मस्जिद गिरी उसके पहले, तो जिस ढांचे में राम लला की पूजा हो रही थी मैं वहां भी गया, कनक भवन भी गया। बात वही है, ये धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। अरे आप निमंत्रण देने जा रहे हैं, आइए आइए। अरे राम जी के मंदिर में जाने का आपका निमंत्रण हमको चाहिए? जब हमारा मन होगा हम जाएंगे। अयोध्या जी जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, सरयू जी में स्नान भी करेंगे। लेकिन इस तरह से इसका जो मूल धर्मशास्त्र के विपरीत जो हो रहा है, उसका उल्लेख शंकराचार्य जी ने किया, पुरी के शंकराचार्य जी ने भी किया। सबसे वरिष्ठ आज देश में सबसे वरिष्ठ कोई शंकराचार्य है तो पुरी के हैं, स्वामी स्वरूपानंद जी के देवलोक होने के बाद। तो आज उनकी आपत्ति ये थी कि भाई निर्माणाधीन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। रीवा हमारा जो शहर है, यहाँ पे सारे धर्मशास्त्री कई मौजूद हैं, उनसे भी आप राय मशवरा ले लीजिए। क्या निर्माणाधीन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है क्या? यानी कि धर्मशास्त्र के खिलाफ। पहले यजमान खुद मोदी जी अपने आप को बना लिया था। जब बात आया कि साहब पति पत्नी दोनों उपस्थित होना चाहिए यजमान होने के लिए, तब उन्होंने कहा भाई मैं नहीं होऊंगा। उनको विशेष यजमान का रूप दे दिया गया और एक वहां के अयोध्या के ब्राह्मण परिवार के जोड़े को यजमान बनाया गया। बात यह है कि शास्त्रों का विधि विधान से अगर हो जाता तो इसमें आपत्ति आपको क्या थी? लेकिन मंदिर निर्माण का लक्ष्य उनका नहीं है, चुनाव उनका लक्ष्य है। अरे रामलला का जन्म तो रामनवमी पे हुआ है। अरे रामनवमी पे करते, लेकिन कैसे कर लेते? तब तो यजमान बन के वो प्रधानमंत्री जा नहीं पाते मोदी जी, तब तो किसी और से कराना पड़ता। तो राम जन्मभूमि के मंदिर में रामनवमी पर ना करके 22 जनवरी का मुहूर्त निकाला गया। और वाराणसी के पंडित जी ने जो निकाला, उन्होंने उनसे पूछा लोगों ने, उन्होंने कहा भाई मुझे कहा था जनवरी में ही देना है मुहूर्त, मैंने दिखा दिया। बात यह है, लक्ष्य था लोकसभा के चुनाव में राम मंदिर के मुद्दे का राजनीतिक उपयोग, जिसका हम विरोध करते हैं। किसका विरोध करते हैं? मंदिर का नहीं, मंदिर के आधार पर धर्म का उपयोग राजनीति में चुनाव के लिए कर रहे हैं, हम उसका विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी के बारे में कहते साहब ये राम विरोधी है। भाई कैसे राम विरोधी है? आपने इस पूरे आयोजन को भाजपा का इवेंट बना दिया।
मोदी जी रोड शो करेंगे, मोदी जी यजमान बनेंगे, और ये मोहन भागवत कैसे अंदर चले जाएंगे? मोहन भागवत का आरएसएस का क्या लेना देना सरकारी उसके अंदर आयोजन में? ये तो भारतीय संविधान के खिलाफ है, ये तो राष्ट्रीय न्यास है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल पद है मोहन भागवत जी के पास? और यदि बात है, मैं सोमनाथ के मंदिर की बात करता हूं। सोमनाथ के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थी, वो गए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो आपने हमारी राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी, उनको क्यों नहीं बुलाया? उनसे क्यों नहीं करवाया? क्या आदिवासियों का अपमान आपने नहीं किया है? ये सारे प्रश्न आप पूछ सकते हो जाते हैं। फिर मूर्ति की बात आती है। अरे रामलला की मूर्ति जो है, स्वामी स्वरूपानंद जी ने कहा था कि मां कौशल्या जी के गोद में भगवान राम बाल रूप में है, ऐसी मूर्ति बनाना चाहिए। कोई अनुचित बात तो नहीं की थी, लेकिन वो नहीं बनाएंगे। राम दरबार की मूर्ति लगवा रहे हैं। इसका चयन किसने किया? कौन बात ऐसे महान पुरुष थे? ये सारे बिंदु है, मैं आपके माध्यम से जनता के बीच में ले आना चाहता हूं। साथियों, आज पूरे इसमें कांग्रेस पार्टी ने केवल इतना ही कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी संघ और विश्व हिंदू परिषद के आयोजन में नहीं जाएंगे। बाकी हमारे लिए आस्था का प्रश्न है। जब मंदिर निर्माण पूरा हो जाएगा विधिवत, उसमें हम लोग जाएंगे। कौन नहीं जाता है? और किसी की इजाजत चाहिए? हमको इजाजत चाहिए क्या? क्या निमंत्रण से हम किसी पे जाएंगे? भगवान हमको वैसे ही बुला लेता है, जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं। किसने मना किया है? ये मस्जिद केवल 5 देश हैं जहां ईवीएम मशीन इस प्रकार की उपयोग की जाती है। भारत, नाइजीरिया, वेनेजुएला, ऑस्ट्रेलिया और एक और जिसमें नाम भूल रहा हूं, नेपाल में भी शायद अब चेंज होगी, हो सकता है। अच्छा, 5 हो सकता है। बात यह है, अब बात यह है, इसमें सॉफ्टवेयर क्या डला है, यह पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। हमको पता तो पड़े सॉफ्टवेयर है क्या। उसको नहीं बताएंगे, नहीं साहब हैक हो जाएगी। अरे हैक हो जाने का डर अगर है तो वो सॉफ्टवेयर जिसने डाला है वो क्या हैक नहीं कर पाएगा? क्या वो पैसा लेके लोगों को नहीं जिता सकता? यही हो रहा है। ये 2012 से वीवीपैट्स का उपयोग शुरू हुआ, और इसका इतिहास यह है कि पहली बार जबकि पाटीदार आंदोलन चला हुआ था गुजरात में, तब इसका उपयोग शुरू किया इन्होंने। और उसके बाद वहां जीतने के बाद मोदी जी के पास ये वज्रहस्त्र आ गया, ईवीएम। और 2012 में वहां से जीतने के बाद उन्होंने भाजपा को, जो मेरी जानकारी है, बताया कि साहब मुझे आप प्रधानमंत्री बनाते हो तो मैं आपको कंप्लीट बहुमत आपको दिला सकता हूं 2014 में। तो अडवाणी जी तो विरोध कर रहे थे, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने उनको सपोर्ट कर दिया। और भाजपा ने कहा इस बार भाजपा को बहुमत मिलेगा, हमको किसी अलायंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उन्हें मिले 272 पे बहुमत मिलता था। भाजपा को कितने मिले? 284। 19 में उन्होंने कहा कि 300 पार, उनको कितने मिले? 303। बात इतनी बड़ी, 90 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के देश में उनके पास कौन सी दैवी शक्ति आ गई है जिससे कि जो वो कहते हैं वो सही निकल जाता है। ये ईवीएम ही उनकी दिव्य शक्ति है और कुछ नहीं। और अब ये कह रहे हैं, सुन लीजिए, अब ये कह रहे हैं 400 पार। देखेंगे, हम तो लड़ाई लड़ेंगे, जो होगा सो देखेंगे। सुन लीजिए, ईवीएम मशीन की लड़ाई हमारी जारी है और हम लोग उसकी लड़ाई जारी रखेंगे।
अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में सारे सर्वे बता रहे थे कांग्रेस सरकार बन रही है। भाजपा तक के लोग कह रहे थे साहब इस बार सरकार नहीं बन रही है। वोटिंग के 17 नवंबर के बाद उनके चेहरे उतरे हुए थे, लेकिन 3 दिसंबर के पहले से उनके पास कुछ जानकारियां आने लगी और 100 उनको 64 सीट में 163 सीटें 163 सीटें तो उनको कभी मिली ही नहीं है मध्य प्रदेश में। ये कैसे हो गया? मैं समझता हूं कि इसका तो आप लोग पत्रकार लोग आपने भी यहां पर अपना महसूस किया होगा। ये पूरा मशीन का खेल है मेरे भाई, और कैसे होता बता देता हूं। इसका मैंने कर्नाटक को भी क्लियर करते जाइए। देखिए बोले ऐसा है, अगर वो हर जगह करेंगे तो पकड़े जाएंगे, तो इसलिए हर जगह वो नहीं करेंगे। अरे सुन लीजिए महाराज, मेरी बात इतने उतावले मत हो। मैं 1 घंटा लेट आया हूं तो फर्क नहीं पड़ेगा, आपको उससे ज्यादा मैं माल दे दूंगा दिखाने के लिए। माल पैसे का नहीं, न्यूज का माल, क्योंकि हमारे पास है नहीं। मैं कह रहा था कि वीवीपैट के 3 यूनिट होते हैं, बैलेट यूनिट, वीवीपैट यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ठीक है, बैलेट यूनिट में चिप नहीं होती, जिसमें आप बटन दबाते हैं, जिसमें आप अपना वोट दर्ज करते हैं, वो केबल से कनेक्ट होता है वीवीपैट से। ठीक है, और वीवीपैट में एक शीशा लगा हुआ है जिसमें आपको दिखता है आपने किसको वोट दिया, और उसके बाद उसमें चिप लगी हुई है, और चिप के माध्यम से वो जैसे जाता है प्रिंटर पे, और वो वोट डब्बे में गिर जाता है जो कि सील्ड है। ठीक है, और वही वीवीपैट का जो माइक्रो प्रोसेसर है, जो चिप है, जिसमें सॉफ्टवेयर है, वही संदेश एक तरफ प्रिंटर को देता है, एक तरफ कंट्रोल यूनिट, मतलब काउंट, जहां से वोट गिने जाते हैं, जो नंबर आते हैं। तो इसका मतलब यह है कि वोटर का संदेश, वोटर की मंशा बैलेट यूनिट से कंट्रोल यूनिट पे नहीं जा रही है। कहां आ रही है? वीवीपैट में, और वीवीपैट का संदेश प्रिंटर में जा रहा है। तो कंट्रोल यूनिट और प्रिंटर में जितने वीवीपैट स्लिप गिरेंगी वो दोनों हमेशा एक होगा नंबर, उसमें कोई टूट पॉइंट नहीं है। लेकिन सॉफ्टवेयर ये डाला जा सकता है। कंप्यूटर साइंटिस्ट की जो टॉप कंप्यूटर साइंटिस्ट है इस देश के, उनसे मेरी चर्चा हुई है। कंप्यूटर साइंस के हेड ऑफ डिपार्टमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के, कानपुर यूनिवर्सिटी के, उनसे मेरी चर्चा हुई है। इंटरनेशनल क्रिप्टोग्राफर्स और हैकर्स, उनसे मेरी बात हुई है। सैम पिट्रोडा जो हमारे कांग्रेस के हैं, उनसे मेरी चर्चा हुई है। सब ने इस बात से कहा है कि मशीन वीवीपैट में जो ऑपरेट कर रहा है उसका आदेश वो नहीं मानेगा, वो उसका आदेश मानेगा जो सॉफ्टवेयर उसको आदेश देता है। और सॉफ्टवेयर कैसे, कौन डालता है? सिंबल लोडिंग यूनिट जब डेट ऑफ विड्रॉल निकल जाती है, उसके बाद सिंबल लोडिंग यूनिट, एक छोटा सा भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, और नकली नोट समाप्त हो जाएंगे। और मोदी जी ने कहा था 50 दिन का मौका मुझे दीजिए, अगर मैं ये सब ना कर सकूं तो मुझे चौराहे पे खड़ा कर दीजिएगा। अब हम चौराहे पे तुम खड़ा नहीं करेंगे, जनता का हक है वो। लेकिन उन्होंने कहा था, फिर कहा कि डिजिटल ट्रांजैक्शन हम ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि करेंसी का सर्कुलेशन जो है वो कम करना चाहते हैं, करेंसी का, नोटों का। अब नोटों का, करेंसी का जो सर्कुलेशन नोटबंदी के समय था, वो था करीब 70 से 72 हजार करोड़। आज वो करेंसी हो गई है 3.5 लाख करोड़।
अब जो करेंसी बढ़ी है वो तो आपके नोटबंदी के का उद्देश्य से बिल्कुल विपरीत है। उसके बारे में आप कोई चर्चा नहीं करेंगे। आपको तो जो ऊपर से डायरेक्शन हो जाता है वही आपके चैनल लग जाते हैं उस काम में। अब राम मंदिर की बात मैं कर रहा था, तो ये पूरा का पूरा विवाद तब और आगे बढ़ गया जब आजादी के बाद तत्कालीन एक नायर जिला कलेक्टर थे फैजाबाद में, उन्होंने मस्जिद के अंदर मूर्ति रखवा दी और उसका जब विवाद बढ़ा तो उसमें अदालत में बात गई और अदालत में उसको स्टे मिल गया और ताला बंद कर दिया, लगा दिया गया। और ये लगभग 80 के दशक तक ये मुद्दा शांत रहा। हालांकि छुटपुट बात होती रहती थी। जब ये चुनाव हार गए तो इन्होंने मंदिर मस्जिद का झगड़ा चालू कर दिया। विश्व हिंदू परिषद ने इसको अपने एजेंडे में ले लिया, बीजेपी ने अपने एजेंडे में ले लिया। अब आंदोलन हुआ 1990 के दशक में, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, वहीं मतलब बाबरी मस्जिद जहां खड़ी हुई है वहीं मंदिर बनाएंगे। ये नारा था कि नहीं था? इसका मतलब था पहले मस्जिद तोड़ो उसके बाद मंदिर बनाओ, क्योंकि जब तक मस्जिद नहीं टूटती थी इनका उद्देश्य पूरा नहीं होता था। क्योंकि मस्जिद तोड़ना उद्देश्य था, मंदिर बनाना इनका उद्देश्य नहीं था। खैर, तत्कालीन भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश की सुरक्षा नहीं रख पाई, मस्जिद टूटी। नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। रामलला की मूर्ति की सुरक्षा के लिए उन्होंने वहां पे टेंट लगवा दिया, गार्ड बैठा दिया और कानून बनाया देश में कि भाई इस तरह का विवाद अब आगे ना हो। तो वहां पे कानून बनाया कि साहब 1947 देश जब आजाद हुआ था तो जो जिसका पूजा स्थल है उस पर कोई फेरबदल नहीं होगा, ये गैर कानूनी होगा। और साथ में उन्होंने ये तय किया कि हम लोग जो ढांचा, विवादित ढांचा, उसको रहने दीजिए, वो अदालत में अटका हुआ है। उन्होंने कहा कि हम इसको राजनीति से अलग करना चाहते हैं और राजनीति से अलग करने के लिए उन्होंने चारों पीठों के शंकराचार्य जी और रामानंदी संप्रदाय के स्वामी रामनरेशाचार्य जी 5 लोगों का सदस्यीय रामालय न्यास का गठन किया और केंद्र सरकार ने जो अविवादग्रस्त भूमि थी उसका अधिग्रहण करके करीब 60 एकड़ जमीन उन्होंने उसके लिए सुरक्षित कर दी। और सब पार्टियों ने उसके बाद ताला खोला। इसकी पहले मैं भूल गया, ताला खोला। अदालत डीजे साहब ने, फैजाबाद डीजे साहब ने ताला खोलने के आदेश दे दिए, ताला खुल गया। लोगों में दबाव था। राजीव गांधी जी ने तत्कालीन वहां पे नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने उसका शिलान्यास करवा दिया। अविवादग्रस्त भूमि में शिलान्यास हो गया, अविवादग्रस्त, क्योंकि विवादग्रस्त भूमि अदालत में अटकी हुई थी। सभी पार्टियों ने फिर कहा कि ठीक है, अदालत का हम फैसला मानेंगे, अगर वहीं बनाना है तो हम अदालत का फैसला मानेंगे, नहीं तो अविवादग्रस्त भूमि में मंदिर बनाने के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, बनाओ। लेकिन वहां नहीं बनाना था, हमको तो वहीं बनाना था। विश्व हिंदू परिषद इसमें अड़ी हुई थी, भाजपा अड़ी हुई थी, आरएसएस अड़ी हुई थी। अब ठीक है, हमने कहा ठीक, फैसला हो जाने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 2019 में और विवादग्रस्त भूमि उन्होंने कहा कि इसको मंदिर निर्माण के लिए उस ट्रस्ट को दे दी जाए जो मंदिर निर्माण करेगा और उसके बदले में मुस्लिमों को 5 एकड़ जमीन मस्जिद बनाने के लिए दे दी जाए। यह फैसला था, उसको सबने स्वीकार कर लिया और मंदिर निर्माण का रास्ता खुल गया। अब मंदिर निर्माण किसके माध्यम से हो? हम लोगों ने मांग की। इसमें मेरे गुरु स्वर्गीय स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज द्वारका और जोशीमठ के शंकराचार्य जी, उस समय सारी लड़ाई अदालत में, वीएचपी नहीं लड़ी,
अदालत की लड़ाई ये नहीं लड़े। कहीं भी लड़ाई लड़ने वाले स्वामी स्वरूपानंद जी, मुलायम सिंह जी सरकार में उनको नजरबंद चुनार के किले पर रख दिया गया था। शंकराचार्य जी, जिन्होंने की आजादी की लड़ाई में ब्रिटिश हुकूमत ने जेल किया, और राम मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने जेल जाना पसंद किया। ये वो व्यक्ति थे जिनको कि रामालय ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद मंदिर निर्माण की जब बात आई तो सभी लोगों ने मांग की कि साहब रामालय ट्रस्ट पहले से बना हुआ है, शंकराचार्य जी उसके सदस्य हैं, रामानंदी संप्रदाय के रामनिरक्षाचार्य जी उसके सदस्य हैं, ये मंदिर निर्माण का कार्य उनको सौंपा जाए। लेकिन मोदी जी ने उसको नहीं माना। अब बंद कर दो। जो कांग्रेस पार्टी को जो उम्मीद थी वो उसके मुताबिक नतीजे नहीं निकल पाए, और विशेषकर मध्य प्रदेश में भी जो हमारी उम्मीद थी उससे भी कम हमें सीटें मिली। उसका विश्लेषण किया गया है, कई उसके कारण सामने आए हैं, उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा। आज जो देश के हालात है उस पर थोड़ा सा हम अगर चर्चा कर लें उचित होगा, आप भी उसके बारे में जानना चाहेंगे। देश में पूरे तरीके से धर्म को एक राजनीतिक हथियार के रूप में काम का उपयोग किया जा रहा है। यह देश मूल रूप से धार्मिक है और हर धर्म को सम्मान करना हमारे सनातन धर्म का एक विशेष अंग है, जिसे स्वामी विवेकानंद जी ने बड़े अच्छे ढंग से सर्वधर्म समभाव का एक जो हमारा चरित्र है वो शिकागो के उनके भाषण में उसका उल्लेख किया था। सनातन धर्म वो धर्म है जो सबका सम्मान करता है, प्राणियों में सद्भावना की बात करता है, विश्व के कल्याण की बात करता है। ये सनातन धर्म है। वैमनस्यता की बात सनातन धर्म कभी नहीं करता, किसी भी अंग में नहीं करता, और यही सबसे बड़ी शक्ति हमारी है, जिसकी वजह से 1000 साल देश में गैर हिंदुओं का राज होने के बावजूद भी हमारा सनातन धर्म आज भी कायम है, कायम था और कायम रहेगा, क्योंकि ये सबका सम्मान करता है, सबको साथ लेके चलता है। इसलिए साथियों, आज भारतीय संविधान भी खतरे में है। भारतीय संविधान जो आजादी की लड़ाई के बाद लाखों करोड़ों लोगों ने त्याग, तपस्या और बलिदान से इस देश को आजाद कर दिलवाई, और महात्मा गांधी ने बाबा साहब अंबेडकर को ये जिम्मा सौंपा, क्योंकि इस देश के गरीबी और जिस प्रकार का यहाँ पर भेदभाव था, सामाजिक भेदभाव, उसको मिटाने के लिए महात्मा गांधी ने ये महसूस किया कि ऐसे व्यक्ति को संविधान रचने की जवाबदारी देनी चाहिए जिसने कि ये सब सामाजिक उत्पीड़न को सहा है, गरीबी को सहा है, और उसके लिए बाबा साहब अंबेडकर, जो कि सुशिक्षित, बारेट लॉ और सोशियोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में उन्होंने पढ़ाई की थी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया। साथियों, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा अंग है कि किसी तरह से अमीर और गरीब की खाई पाटने की आवश्यकता है। ये हमारे संविधान का अंग है। हमारे संविधान में अनुसूचित जाति जनजाति का विशेष तौर पे दर्जा इसलिए दिया गया है कि हजारों वर्षों से इनके साथ समाज ने अन्याय और अत्याचार किया, जबकि हमारे सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था कोई जन्म से नहीं है,
ये कर्म से है उसके और उसके गुण से है, लेकिन छुआछूत ने पूरे देश में सनातन धर्म को एक दूसरा रूप दे दिया। उसको मिटाने का उसमें विशेष तौर पर उल्लेख किया गया और उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए स्पेशल प्रावधान किया गया। आज वो सारे जो अधिकार हैं उसको समाप्त करने का कुटिल प्रयास किया जा रहा है। हमारे जो अल्पसंख्यक समुदाय के वर्ग हैं, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख कुछ हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, इन सबके जो प्रावधान और उनके लिए सुरक्षा के लिए जो संविधान में अधिकार दिए गए हैं उनको भी समाप्त करने का कुटिल प्रयास किया जा रहा है। ईवीएम से इतना ही प्रेम है तो भाई इतना करो कि वो जो छपके जो वीवीपैट स्लिप डब्बे में गिरता है वो हमारे हाथ में दे दो। वो हाथ में लेके हम उसको देख के मोड़ के हम डब्बे में डाल देंगे, बैलेट बॉक्स में। बेल्जियम का भी जो मैंने अपने सोशल मीडिया पर डाला, आप उसको देख लीजिए, उसका वीडियो। बात यही है, हर देश के नागरिक का ये अधिकार है कि वो जहां वोट चाहता है वो उसके विश्वास के साथ वो गिरे और इसकी गिनती हो। अब आप कहते हैं बहिष्कार करोगे नहीं करोगे, ये दिग्विजय सिंह कहने से तो बात बनेगी नहीं। बात यह है, जनमानस में अगर ये मांग आती है, जनता ये मांग करती है कि हमको ईवीएम से चुनाव नहीं कराना है और राजनीतिक पार्टियां बहिष्कार करें, तो उस पर सारी राजनीतिक दल विचार करेंगे। सर, हमारा एक क्वेश्चन है जी, आप बैठ के करिए। पूरे मध्य प्रदेश और देश में आपके विरुद्ध भी अभियान चलाया जाता है, बीजेपी ने कहा होगा कि आप राम विरोधी हैं और निवेदन करना यह है कि 22 जनवरी को अयोध्या में जो कार्यक्रम हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है भगवान श्री राम की, क्या आप वहाँ जो है इसका समर्थन करते हैं? देख सुन लीजिए, पहली बात तो मैं जहां मेरा जन्म हुआ है नगर का नाम है राघवगढ़। राघव जी के मंदिर मेरे घर में है, जहां कई वर्षों से 24 घंटा जोत जलती है घी की और तेल की, और उसका हम लोग उसके अनुयायी हैं। और पूरे तरीके से मैं महाराज स्वरूपानंद जी का दीक्षित शिष्य हूं। साथ में ये जितने भी भाजपा के जो लोग विरोध करते हैं, मेरा संघी विरोध करते हैं, मैं चुनौती देता हूं कि मुझसे ज्यादा हिंदू हो के बता दें कितने लोगों ने नर्मदा जी की यात्रा की, बताओ जरा। पैदल, हेलीकॉप्टर से करेंगे, गाड़ियों में बैठ करेंगे, चले ना पैदल। ये लोग अधर्मी हैं जो शंकराचार्य जी को चुनौती दे रहे हैं, जिन्होंने निर्मोही अखाड़े का हक छीना है, जिन्होंने रामानंदी संप्रदाय का अपमान किया कि उनको रामनेश्वराचार्य जी को उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा। ये अधर्मी है, धर्म विरोधी है, इसलिए हम इनका पर विश्वास कभी नहीं करेंगे। जहां तक अयोध्या जी में रामलाला जी का मंदिर है, उसका पूरा निर्माण हो जाने दीजिए, उस पर कलश चढ़ जाने दीजिए, ध्वजा चढ़ जाने दीजिए, दर्शन करने जाएंगे और सबके साथ चलेंगे। अरे 22 को क्यों जाएंगे, जबकि शंकराचार्य जी ने खुद ने, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अरे ऐसा मैं आपसे पूछ के जाऊंगा, मैं आपसे पूछ के जाऊंगा क्या भाजपा से पूछ के जाऊंगा? मैं जब जाऊंगा, बता दिया ना, मैं तब जाऊंगा जब मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा और हमारे शंकराचार्य जी मेरे गुरु भाइयों से पूछकर जब वो कहेंगे कि आपको अब जा सकते हो, तब जाऊंगा। लेकिन देश निमंत्रण, उनके निमंत्रण पे जाऊंगा मैं। उनको मुझे निमंत्रण की जरूरत है क्या? भगवान राम में आस्था मेरी पूरी है, मुझे किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं है। देश की जनता का सैलाब तो उनके साथ जा रहा है। आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, संख्या बता रही है। संख्या माहौल बता रहा है। ऐसा है, ये माहौल बनाने में उस्ताद है, ये माहौल बनाने में आप सब लोगों के माध्यम से। भाई आप लोग क्यों नहीं बना पा रहे? आप फेल हो चुके हैं। देखिए, माहौल धर्म का नाम, धर्म के नाम से कभी कांग्रेस पार्टी ने वोट नहीं मांगे, ना हम कभी मांगेंगे, क्योंकि धर्म के नाम से वोट मांगना
अपराध है पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में, संविधान में इसके खिलाफ है। हम न्यायप्रिय लोग हैं, हम कानून का उल्लंघन नहीं करते, धर्म के नाम पर कभी वोट नहीं मांगेंगे। क्या राजनीति का भी धर्म होना चाहिए? जी, राजनीति का भी कोई धर्म होना चाहिए? बात यह है कांग्रेस को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, जो तथ्य वो आपके सामने मैंने रख दिए। देश की जनता उनको लगातार जो है तो समर्थन दे इस रही समय है। न्याय यात्रा निकल रही है। पिछली बार जितनी भी न्याय यात्रा निकली उसके आप एक बहुत बड़े हिस्से में थे। इस बार न्याय यात्रा उत्तर भारत में निकल रही है। बात ये जी, भारत जोड़ो यात्रा, उसके आयोजन का मैं अध्यक्ष था। जो पदयात्रा थी, मुझे इसलिए चुना गया कि मैंने पदयात्रा की हुई थी। इस बार जो है वो हाइब्रिड यात्रा है। राहुल जी बस में चलेंगे, लेकिन शहर में वो 5 से 10-15 किलोमीटर चलेंगे। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर AICC की तरफ से जो कोर टीम है उसने उसमें देखा है, और मुझे उसमें जहाँ भी मुझे शामिल होगा मैं होऊंगा। मैं अभी मणिपुर गया था, वहाँ पे उसमें शामिल होने के लिए, जब मध्य प्रदेश में आएगी तो उसमें शामिल होंगे। पूरे दौरे की बात आपका ये है, आपने बजरंग दल कर्नाटक में जो जीता आपने, जी कर्नाटक में बजरंग बली के नाम से आपने जीता ये? नहीं, बिल्कुल बजरंग बली। और दूसरी सुन लीजिए, बात- पहली बात तो इसमें आपत्ति मुझे है, कांग्रेस पार्टी ने कोई बजरंग बली के नाम पर वोट नहीं मांगे। उन्होंने मांगे थे, जिसको कि उनको वोटर ने उसको रिजेक्ट किया। तो ये आप गलत कह रहे हैं। आप देख नहीं रहे हैं। एक सवाल मेरा और चलिए, अब हो गया। सुनिए ना, एक सवाल ये आप बहुत पूछ चुके हैं, एक और सुन लीजिए। मेरा एक और नहीं, पहले इनसे पूछो। विधानसभा चुनाव को लेके आपने हाँ? कहा कि कई कारण रहे हैं। अरे शांत रहिए भाई। क्या मुख्य कारण है आपकी नजर में? देखिए, बात यह है, ये सारी बातें जो है, मुख्य कारण क्या रहा, ये इंटरनल पार्टी में हम लोगों की डिस्कशन हुआ है, और उसको ऑफिशियली हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से आप पूछिएगा। एक सवाल मेरा सुन लीजिए राजा साहब, कांग्रेस की कितनी सीट आएगी लोकसभा में? जी। ये बात देखिए, ये बात तो भाजपा कह सकती है, कांग्रेस नहीं कह सकती, क्योंकि ईवीएम का खेल है उसमें। जी, देखो बात ये है, कांग्रेस पार्टी 40 में से 40 तब आए थे, तब हमने पहले से नहीं कहा था कि 40 में से 40 आएंगे, क्योंकि उस समय बैलेट पेपर से होता था। एक अंतिम सवाल मेरा। आपका होगा, एक अंतिम- दूसरों से पूछने मेरा दीजिए। एक अंतिम रुक है। जाइए, और कोई पूछना चाहेंगे? अरे भाई, मैं कर रहा हूँ ना। अरे, आपको आप मेरा तो आपको ले आखिरी में लीजिए। अच्छा, करूंगा। आप तय करेंगे मैं आखिरी- कितने सवाल करूँ? देखिए, मैं ये पूछ सुन रहा हूँ। लीजिए, मैं तय करूंगा। मैं एक सवाल तो कर लेने दीजिए। आपसे बाद में करूंगा। लास्ट क्वेश्चन आप। न्याय यात्रा कितना इफेक्ट करेगी लोकसभा चुनाव? जी, न्याय यात्रा कितना इफेक्ट करेगी लोकसभा चुनाव? ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की लड़ाई है। मणिपुर का मुद्दा दबा रहा है। निश्चित तौर पर रहेगा। हाँ, ईवीएम का कमाल है भाई। ईवीएम, मुझे तो 2003 से भरोसा नहीं है। बटन दबाओ, पता ही नहीं पड़ता वोट मेरा कहां गया। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है हर देश के नागरिक का, कि मैं जिसे चाहूं उसको वोट दूं, और वो वोट मेरे हाथ में आना चाहिए, दिखे।